अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम बहुत ही एक मासूमाना और एक बहुत बुनियादी और बहुत सामने का सवाल उठा रहे हैं। और वो सवाल ये है कि शायरी किस मौसम में की जानी चाहिए, किस आलम में की जानी चाहिए। क्या शायरी के लिए कोई बहुत ही ख़ास और मखसूस वक्त मुकर्रर है? जैसे कि आम तौर पर कहते हैं कि शोरा रात गए लिखते हैं, क्योंकि रात में बहुत सुकून होता है और शोर शराबा भी कम होता है, जैसे कि इस वक्त भी कहीं पस मंज़र में है। तो और तन्हाई में लिखा जाए या किसी की रिफ़ाक़त में लिखा जाए, और कौन सा वो एक मूड होता है ख़ास तख्लीक़ी शायर शेर कहता है। तो ये बड़े मज़े के सवाल हैं, ख़ास तौर पर सवालात हैं, और ख़ास तौर पर नौजवानों के हवाले से जो बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं सूरत हाल को कि शेर लिखने के लिए या अफसाना लिखने के लिए या नावल लिखने के लिए एक बहुत ही अलग सी कोई फ़ज़ा मुरतब होनी चाहिए, एक बहुत मूड बनना चाहिए। और इसी मूड बनने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें जो हैं जो बिला वजह की साथ लग जाती हैं। ये ठीक है कि दुनिया भर के जो लिखने वाले हैं, शोरा हैं या नॉवलिस्ट हैं या अफसाना निगार हैं, कुछ न कुछ इल्लतें उनके साथ ज़रूर लगी रही हैं। कि जैसे मंटो के साथ था कि वो उकड़ू पाँव बैठते थे लिखने के लिए, और पहले बिस्मिल्लाह लिखते थे आदाद में, और उसके बाद फिर वो एक अफसाना अपना शुरू करते थे और आगाज़ से इख्तिताम तक एक ही नशिस्त में वो लिख लेते थे। इस तरह बहुत से लोगों को के साथ ये है कि वो ख़ास किसी मखसूस पेन उनके लिए खुशकिस्मती की अलामत है कि वो अगर उस पेन के साथ लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखेंगे और जल्दी लिखेंगे। इसी तरह बहुत से टाइपराइटर्स जब थे तो उनके साथ भी ये सूरत हाल थी कि एक मखसूस टाइपराइटर पे लिखना, एक मखसूस वक्त में लिखना, एक मखसूस बाद लोग लिबास पहन लेते थे लिखते हुए, और वो ये समझते थे कि ये इससे उनकी जो क्रिएटिविटी का एक मैकेनिज़्म है वो जागता है। कुछ लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, कुछ लोग कुछ और पीते हैं, कुछ लोग पान खाते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग जो है वो टहल कर लिखते हैं, कुछ लोग बैठ कर लिखते हैं, कुछ लोग लेट कर भी लिखते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, और बहुत से लोग बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को नहीं मानते और वो लिखते हैं और बेतहाशा लिखते हैं। अब लिखा बेतहाशा जाए या कम लिखा जाए, इसके कोई माने नहीं है। माने इस बात के हैं कि आपने किस मेयार का क्या किस सिन्फ में लिखा है और उसकी क्या कदर कीमत है। कोई अगर बहुत तेज़ लिखता है तो भी, और कोई बहुत स्लो लिखता है तो भी, कोई बहुत इंतखाब करके लिखता है और महीने भर में कोई एक चीज़ लिखता है, कोई एक दिन में 2 चीज़ें लिख लेता है, 3 चीज़ें लिख लेता है। तो ये सब जो है बातें इजाफ़ी हैं। तो मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि आप जब लिखने की तरफ आएँ, शायरी कर रहे हों या अफसाना निगारी कर रहे हों या मज़ामीन लिख रहे हों, तो अपने अंदर के मौसम से मुलाकात करें, अपने अंदर उतरें, और जो ख़यालात और चीज़ें जो कि आप लिखना चाहते हैं, जो एक मुंतशिर सूरत हाल में उसको तरतीब दें और अपने जहन को हाजिर रखें, और फिर देखें कि आपके अंदर से क्या चीज़ बरामद होती है। ये जो लिखा जाता है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से होती है, यानी आमद और आवड़ दोनों चीज़ें ही किसी तख्लीक को बहुत अच्छा करती हैं, रिफ़ाइन करती हैं, बेहतर करती हैं। कभी कभी आमद के लम्हात होते हैं तो पूरी चीज़ जो है वो यकमुश्त भी आप पर वारिद हो जाती है और आप लिख लेते हैं, लेकिन गौर ज़रूर करते हैं। बार बार गौर करना तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी तख्लीक को संवारने निखारने के लिए बार बार गौर करना, और लिखने के बाद कुछ अरसे के लिए उसे छोड़ देना और फिर उस पर गौर करना, या मशवरा करें किसी से और फिर उसकी कदर कीमत का अंदाज़ा लगाएं। तो ये सब चीज़ें आपके लिखने के अमल में आपके साथ साथ हैं, और जूँ आपका लिखने का तजर्बा बढ़ता जाएगा अभी आप अगर नौजवान हैं और आप लिख रहे हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मश्क है वो खासी होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो आप बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं, अपने मूड के बारे में भी जानने लगते हैं, और जो चीज़ें आप पर वारिद होती हैं या जो चीज़ें आप आवर्त के ज़रिए यानी तयशुदा सूरत हाल में लिखने की कोशिश करते हैं, उससे भी आपको आगही हो जाती है। तो चाहे आप
طے شدہ طور پر لکھیں یا کسی آمد کی کیفیت میں لکھیں، لیکن یہ صحیح ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایک بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ آپ کس پین سے لکھیں گے، کون سا لباس پہن کے لکھیں گے، آپ ٹہل کر لکھیں گے، بیٹھ کر لکھیں گے، لیٹ کر لکھیں گے. یہ آپ کی اپنی طبیعت کی موزونیت پر ہے، آپ کے موڈ پر ہے، آپ کی شخصیت کی انفرادیت پر یہ دال کرتی ہے بات کہ آپ کس طرح لکھیں گے، کھڑے ہو کر لکھیں گے، بیٹھ کر لکھیں گے، قلم سے لکھیں گے یا ٹائپ کر دیں گے. اب تو بہت زیادہ آپ کے لیے بہت زیادہ سہولتیں موجود ہیں. آپ بول کر بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں چیزوں کو، آپ لکھ کر بھی چیزوں کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. اگر کمپیوٹر پر ہیں تو ظاہر ہے کہ ان پیج پہ ورڈ پر بہت سارے سسٹم آپ کے آ گئے ہیں جس میں آپ کو بہت سہولت ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اب تو قافیے کی کتابیں بھی آ گئی ہیں. آصف اکبر صاحب نے قافیے کی کتاب، جن کی ابھی حال میں ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے بڑی خدمت انجام دی ہے اور وہ مزید بھی کام کر رہے تھے. 1,00,000 قافیوں پر کام کر رہے تھے. تو یہ جو اب سہولتیں نوجوانوں کو میسر ہیں وہ بہت زبردست ہیں. اور اس میں لیکن ایک تناسانی آسانی کی کیفیت بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیدا ہونے لگتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. جو قافیہ آپ اپنی جستجو سے اور تلاش سے اور اپنی غزل کے یا نظم کے ایک خاص پس منظر میں تلاش کریں گے خود اپنے اوپر زور ڈال کر، تو اس کا ایک مزہ ہی دوسرا ہے. چاہ جائے گا کہ آپ کے سامنے قافیوں کی ایک قطار لگ جائے اور آپ مشینی انداز میں کھٹ کھٹ جو ہے ان قافیوں کو استعمال کرتے رہیں، تو بات نہیں بنتی. جتنے آپ مشینی ہوتی جائیں گے، جتنا آپ سہولتیں استعمال کرتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کا لکھا ہوا بے کیف ہوتا جائے گا. تو اس بے کیف لکھے ہوئے کو، جیسے مشفق خواجہ کہا کرتے تھے کہ میرے لائبریری میں سینکڑوں جو ہے مردے موجود ہیں جنہیں دفنایا نہیں گیا ہے. وہ یہ بات اس لیے کرتے تھے کہ وہ جو قلمی مخطوطات ہوتے ہیں، جو قلم سے لکھے ہوئے مسودے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھے. اور وہ عبرت دلانے کے لیے نئے لوگوں سے یہ بات کہتے تھے کہ بہت احتیاط سے لکھیں، بہت معیاری لکھیں، محنت کر کے لکھیں، سوچ کے لکھیں، سمجھ کے لکھیں، مطالعہ کر کے لکھیں، مشاہدہ کر کے لکھیں. کیونکہ سینکڑوں قلمی مخطوطات جو کہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک بھی ہوں گے، وزن میں بھی ہوں گے، بحر میں بھی ہوں گے، لیکن وہ نہیں شائع ہو سکے. تو ایسی جانے کتنے مسودے ہیں جو کہ بنتے ضرور ہیں لیکن سامنے نہیں آتے ہیں، اور کتنے ایسے مسودے ہیں جو کئی 100 برس کے بعد بھی پرنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی بات ہوتی ہے. تو بات ہونی چاہیے. آپ جس انداز میں بھی لکھیں، جس موڈ میں بھی لکھیں، جس موسم میں بھی لکھیں، لیکن ایک بات ہو، اس میں کوئی اثریت ہو، کوئی کیفیت ہو، اس کی کوئی معنویت ہو. ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. تو نوجوانوں، دھیان سے لکھو، محنت کر کے لکھو اور لہو کے ساتھ تھوڑا ڈبو کے لکھو، تو پھر اس میں ایک اثریت اور کیفیت اور معنویت آئے گی. خالد میں ان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ و ناصر.